रीबर्थ ऑफ फॉलन एंजल एपिसोड 14। बारिश का शोर अब शांत हो चुका था। आसमान प्रकाशित होने लगा। सूर्य अपने घर घर से निकलकर पूरे आसमान को रोशन करने लगा। चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी। लोग रात्रि के बरसाती मौसम के बाद अब अपने प्रातःकाल के कार्य में व्यस्त होने लगे। पूरे महल में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। बारिश ने हर तरफ का माहौल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कर दिया था। अभी भी ठंडी हवाएं चल रही थी, जो कक्ष की खिड़की से कक्ष के अंदर प्रवेश कर रही थी। कक्ष के बिखरे हुए फूल दोनों तरफ की खिड़की से आ रही हवाओं के कारण गोल गोल घूम रहे थे। खिड़की के पास लगे हुए पर्दे हवाओं के झोंके से उड़ रहे थे। बिस्तर के पास लगे हुए सफेद रंग के पर्दे हवा के झोंकों के कारण इधर उधर लहरा रहे थे। सुबह का मौसम बेहद ठंडा था। पर्दों के बीच से हल्के भूरे रंग के चादर में श्रेया और श्रेयांश एक दूसरे से लिपटे हुए दिख रहे थे। श्रेयांश ने श्रेया को अपने सीने से लगा रखा था और दोनों के आधे खुले हुआ बदन भूरे रंग की चादर से बाहर झांक रहा था। बड़े से बिस्तर के बीचों बीच वे दोनों एक दूसरे से इस कदर लिपटे हुए थे जैसे दोनों का शरीर एक ही हो। श्रेयांश के चौड़े और लंबे शरीर के कारण श्रेया का पतला सा शरीर पूरी तरह से छुपा हुआ था। श्रेयांश ने श्रेया को अपनी बाहों से जकड़ रखा था। श्रेया ने अपना सिर श्रेयांश के सीने से लगा रखा था। उसने अपने दोनों छोटे हाथों से उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। दोनों ही अभी गहरी निद्रा में थे। एक ठंडी हवा का झोंका दोनों तरफ से आया और दोनों के चद्दर से बाहर निकले हुए आधे खुले बदन को ठंड से कपा गया। श्रेया श्रेयांश की बाहों में और भी ज्यादा सिमट गई। उसने खुद को पूरी तरह श्रेयांश के शरीर में छुपा लिया। श्रेयांश ने जैसे ही हलचल महसूस की उसकी नींद टूट गई। उसे श्रेया की गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और अपनी नजरें नीचे कर श्रेया को देखने का प्रयत्न किया, परंतु वो सिर्फ उसके बाल ही देख पाया। श्रेयांश के खूबसूरत से चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे। वो पूरी तरह से गंभीर रूप में था। उसके मस्तिष्क में जंग चल रही थी कि जब श्रेया को सब कुछ याद आएगा तो उसे फिर से यही लगेगा कि मैंने उसके साथ गलत किया, तब वो मुझसे और भी नाराज हो जाएगी। कल हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मस्तिष्क के विचारों को त्यागते हुए अपना सर नीचे झुकाकर श्रेया के बालों पर अपने गाल रखते हुए धीरे से उसके सिर को चूम लिया। इस बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने स्वयं से कहा, नहीं, अब चाहे जो भी हो, श्रेया को खुद से कभी दूर नहीं जाने देंगे। भले ही वह मुझसे नाराज रहेगी, किंतु प्रेम तो वह भी हमसे करती है, तो हम अवश्य ही उसे मना लेंगे। उसने श्रेया को और भी कसते हुए अपने सीने से लगा लिया। श्रेयांश की पकड़ उस पर बहुत ही ज्यादा कस चुकी थी, जिसके कारण श्रेया नींद में ही कसमसाने लगी। श्रेयांश ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी और अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेया की आंखों की पुतलियां धीरे धीरे हिलने लगी। उसे श्रेयांश के शरीर की गर्माहट बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए उसने उसके सीने पर अपने सर रखे हुए ही अपना दूसरा गाल, जो ऊपर होने के कारण ठंडा हो चुका था, उसे उसके सीने पर रगड़ने लगी। तभी उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने अपना हाथ उठाकर अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने कुनमुनाते हुए अपनी आंखें पूरी तरह खोल ली और अपने सामने श्रेयांश का खुला शरीर देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अपनी पलकें बार बार फड़फड़ाई और अपना सर झटकते हुए अपनी गर्दन थोड़ी पीछे कर ली और फिर ध्यान से अपने सामने देखने लगी। उसने ऊपर से नीचे जहां तक चादर खुली हुई थी वहां तक अपनी नजरें फिराई। तब उसे एहसास हुआ कि श्रेयांश ने अभी कोई भी कपड़े नहीं पहने हैं। उसने तुरंत ही अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद किया और धीरे धीरे अपना सर उठाकर ऊपर देखा। श्रेयांश को सोते हुए देखकर उसने धीरे से अपनी पलकें झपकाई और पूरी तरह शांत होते हुए धीरे से पीछे खिसकने लगी, पर अचानक वो रुक गई। उसने श्रेयांश के गोरे और आकर्षक शरीर को देखा, जो बेहद ही मनमोहक लग रहा था। उसने अपनी एक उंगली उठाई और उसके सीने पर फिराने लगी। ऐसा करते वक्त उसके होठों पर एक मुस्कान थी। वो अपनी उंगली सरकाते हुए श्रेयांश की पूरे सीने और गर्दन पर चला रही थी। वो बड़े मजे से उसके सीने अपने हाथ चलाने लगी। ऐसा करते करते धीरे से उसकी हंसी निकल गई। उसने तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी इस हरकत पर श्रेयांश ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें कसकर भींच ली। तभी श्रेया को अपने शरीर पर थोड़ी ठंडक महसूस हुई। ऐसा महसूस होते ही उसकी उंगलियां रुक गई। उसकी मुस्कान भी तुरंत ही गायब हो गई। वह हैरानी से अपनी पलकें झपकाने लगी। उसने धीरे से अपना सर नीचे कर चादर उठाकर स्वयं को देखा तो वह हैरान रह गई। वह जल्दी से पूरी तरह उस चादर में घुस गई। इतनी तीव्र हलचल के कारण उसके शरीर में दर्द हुआ।
जिससे उसकी एक आह निकल गई। उसकी आह सुनते ही श्रेयांश ने अपनी आंखें खोली और धीरे से उठते हुए उसकी तरफ देखने लगा। चद्दर के अंदर ही श्रेयांश ने अपना हाथ श्रेया के पेट के नीचे रखते हुए, श्रेया क्या यहाँ ज्यादा दर्द है? अपने पेट पर कुछ महसूस कर श्रेया ने तुरंत ही चादर से अपना सिर बाहर निकाला। उसकी आंखें फैली हुई थी। उसने हिंगबंगाते हुए जल्दी से खुद को पीछे खींचा, जिससे उसे फिर से दर्द हुआ। उसने अपनी आंखें कस ली और चद्दर पर पकड़ कसते हुए धीरे से अपनी एक आंख खोलकर श्रेयांश की तरफ देखा। उसने जैसे ही श्रेयांश को देखा, उसने पूरी तरह से अपनी आंखें खोल दी और आंखों में प्यार लिए उसकी तरफ देखने लगी। क्योंकि इस समय श्रेयांश बेहद ही आकर्षक लग रहा था। उसके कमर से नीचे तक का शरीर चादर से ढका हुआ था। वो अपने हाथ के सहारे बिस्तर पर तिरछा बैठा हुआ वो श्रेया को परेशानी से देख रहा था। उसके पीछे से पर्दों के बीच से झांकती हुई सूरज की हल्की रोशनी आ रही थी। उसके बाल रात्रि में सोने के पश्चात भी वैसे ही बने हुए थे। श्रेया बिना पलकें झपकाए उसे एकटक घूरती रह गई। श्रेया के दिल से आवाज आए, कितना हैंडसम है ये। श्रेयांश ने श्रेया की नजरों पर बिना ध्यान दिए अपना हाथ फिर से उसके पेट से नीचे हाथ रखते हुए उसके करीब आते हुए पूछा, श्रेया क्या सच में बहुत पीड़ा हो रही है? श्रेया ने उसे देखते हुए बिना अपनी पलकें झपकाए धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। किंतु हमने तो बहुत ही आहिस्ते से किया था, जिससे तुम्हें पीड़ा ना हो। श्रेया ने खोए हुए उसकी बातों को सुनकर कहा। वो फिर जैसे ही उसे श्रेयांश की बात समझ में आई, उसने हैरानी से कहा, हो क्या क्या कहा तुमने? श्रेयांश ने उसके चेहरे की परेशानी को देखते हुए कहा, हाँ मैंने सत्य कहा है। मैंने सच में बहुत ही। श्रेयांश को जैसे ही समझ में आया कि उससे क्या कह रहा है, तो उसने स्वयं को चुप करा लिया। उसने श्रेया को देखा, जो हैरानी से उसे देख रही थी। श्रेया ने जब उसको अपनी तरफ देखता पाया, तो वो पूरी चद्दर में घुस गई और बिना अपना चेहरा बाहर निकाले गुस्से से कहा, बेशर्म आदमी। और फिर खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, कितना बेशर्म है। फिर परेशानी से अपने आप को चादर से ढके हुए अपने होठ काटते हुए, कल रात क्या हुआ मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? श्रेयांश ने धीरे से उसके सर से चादर नीचे करते हुए उसके शर्म से लाल हो रहे चेहरे को देखकर कहा, क्योंकि कल तुम नशे में थी। तो श्रेया ने बिना आंखें खोले ही कहा, पर तुम तो होश में थे। श्रेयांश ने अपने दोनों हाथों से श्रेया का चेहरा पकड़कर उसके गाल खींचते हुए धीमे स्वर में कहा, किंतु उकसाया तो तुमने था। श्रेया ने झट से अपनी आंखें खोली और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उसे घूर कर देखा और कहा, झूठ मत बोलो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। श्रेयांश ने अपनी भोली सी पत्नी को देखा, जो कल की बातें पूरी तरह से भूल चुकी थी। श्रेयांश अपने बाकी के विचारों को दूसरी तरफ रखते हुए धीरे से अपने हाथ उसकी कमर पर रखते हुए उसके पूरे चेहरे को निहारते हुए कहा, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी किए गए कल के सारे कारनामे दिखा सकता हूं। श्रेया ने उसका हाथ फिर से अपने कमर पर महसूस किया तो उसके दिल की धड़कन स्वतः ही तेज हो गई, परंतु उसकी बात सुनकर उसने सवाल भरी नजरों से उसके चेहरे को देखा। श्रेयांश जो इस समय उसके चेहरे के बेहद ही करीब था, उसने दूसरे हाथ से चुटकी बजाई और हवा के झोंकों से लहराते सफेद पर्दे पर कल का सारा दृश्य चलने लगा। श्रेयांश उसके सामने से हटते हुए अपनी कोहनी बिस्तर पर टिकाकर आराम से अपने हाथों पर अपना सिर टिकाते हुए श्रेया को सामने देखने को कहा। श्रेया ने अपनी नजरें उसके चेहरे से हटाकर दूसरी तरफ लगे हुए पदों को देखा, जहां कल का सारा दृश्य दिखाई दे रहा था। श्रेया हैरानी से अपने सामने का दृश्य देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस प्रकार की हरकत भी कर सकती है। वो अपनी उस प्रकार की तस्वीर को देखकर ना जाने कब उठकर बैठ गई, उसे खुद ही नहीं पता चला। उठकर बैठने के कारण चादर उसकी पीठ से सरक कर उसकी कमर तक आकर टिक गई। जैसे जैसे तस्वीर आगे बढ़ती जा रही थी, श्रेया का मुंह हैरानी से खुलता जा रहा था। श्रेया ने आगे की चादर को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था और पीछे की चादर पूरी तरह से सरक कर नीचे हो गई। उसके लंबे काले बाल उसकी गोरी और सफेद पीठ को ढक रही थी। श्रेयांश जो अब तक श्रेया को देख रहा था, वो बिना पलके झपकाए उसके खुले हुए बदन को देखने लगा। श्रेयांश तुरंत ही उठकर बैठ गया। वो श्रेया को ना देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे इस तरह देखकर उसके शरीर में फिर से हलचल हो रही थी। उसने बड़े से चादर से खुद को आधा ढके हुए श्रेया को अपने करीब खींचा और उसे चादर से लपेटकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगाते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया और धीमे स्वर में कहा, देखा, मैंने कहा था ना। अब बताओ गलती किसकी थी?
श्रेया जो खोए हुए अपनी कल रात की यादें देख रही थी, श्रेयांश के अचानक से गले लगाने से वह जम गई। उसकी धड़कनें बेहद तेज चलने लगी। उन दोनों के शरीर के बीच सिर्फ और भूरे रंग की चादर ही थी, परंतु श्रेया के आधे कंधे और श्रेयांश का ऊपर का आधा शरीर खुला हुआ था। श्रेया ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हैरानी से अपनी आंखें फैलाए हुए कहा, इसे बंद करो, मुझे नहीं देखना कुछ भी। मैं ये नहीं हूं। पक्का तुमने अपनी शक्तियों से ही कुछ किया होगा। उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से लिया और बड़बड़ाते हुए कहा, भला मैं वैशाली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने उसको किस किया? उसके चेहरे पर उंगलियां फिराई। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? श्रेयांश ने उसे पीछे से गले लगाए हुए कहा, और मेरे साथ जो किया उसका क्या? श्रेया ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी कोहनी उसके सीने से लगाकर उसे दूर करते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो, छोड़ो, मुझे जाने दो। श्रेयांश ने अपनी गर्दन थोड़ा घुमाते हुए श्रेया की तरफ देखा तो उसके होठों पर एक मुस्कान बिखर गई। उसने श्रेया को पूरी तरह चादर से ढक दिया और उसका चेहरा पकड़कर ऊपर करते हुए उसके दोनों हाथ नीचे कर दिए। लेकिन श्रेया ने तब भी अपनी आंखें नहीं खोली। श्रेयांश ने उसकी ठुड्डी को अपनी उंगली और अंगूठे से पकड़ते हुए धीरे से अपने होठों से उसके होठों को छू लिया और कहा, श्रेया, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी मर्जी के बगैर कभी तुम्हारे साथ ऐसा करने का दुस्साहस करेंगे? श्रेया ने वापस अपने चेहरे पर हाथ लिया तो श्रेयांश हल्का सा हंसा और उसे चादर में लपेटे हुए खुद उसके और करीब करते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। उसने उसे गले लगाए हुए गंभीर और थोड़े दुखी भरे स्वर में कहा, श्रेया, जब तुम्हें सब याद आएगा तो क्या तुम हमें फिर से गलत समझोगी? श्रेया ने तुरंत ही अपने चेहरे से अपना हाथ हटाया और अपना चेहरा उसके कंधे से बाहर निकालने की कोशिश की, पर श्रेयांश ने उसे और कसकर जकड़ लिया, जिससे श्रेया इस समय उसकी वह दर्द भरी आंखें ना देख सके। श्रेया ने धीरे से पूछा, क्या याद आएगा? अब तो याद दिला दिया कल वाला, क्या अभी भी कुछ याद आने को बाकी है? ये कितना शर्मिंदगी भरा था। पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसने शर्मिंदगी भरे स्वर में कहा। श्रेया ने उसके गले लगे हुए थोड़ा हिम्मत करते हुए अपने आप को बचाते हुए कहा, तो क्या हुआ? गलती तुम्हारी ही थी। तुम ही ऐसे ही चले गए थे, जिसके कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इतनी सारी शराब पी ली और ये सब हुआ। इसमें मेरी थोड़ी ना कोई गलती हुई। ये सारी गलती तो शराब और उसके नशे की है। श्रेयांश उसकी बचकानी बात पर धीरे से हंस दिया। श्रेया ने जैसे उसकी हंसी सुनी तो उसने गुस्से से मुंह फुला लिया और धीरे से उससे दूर हटते हुए गुस्से से कहा, छोड़ो, अब मुझे जाना है। रही बात गुस्से की, तो गुस्सा तो मैं अब भी हूं। श्रेयांश ने कहा, लेकिन क्यों? श्रेया ने कहा, पता नहीं, बस हूं तो हूं। और खुद को पूरी तरह चादर से लपेटते हुए बिस्तर से उठने लगी। श्रेयांश ने जल्दी से अपना पैजामा पहना और उसके नीचे उतरने से पहले ही उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में उठाकर स्नान घर की तरफ ले जाने लगा। श्रेया अब भी चद्दर में लिपटी हुई उसकी बाहों में सिकुड़ी हुई थी। उसने शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया, क्योंकि वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। श्रेयांश ने कहा, अब तुम्हारा दर्द गायब हो गया क्या? श्रेया ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हाँ, दर्द अब क्यों नहीं हो रहा? श्रेया ने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा और सोचते हुए कहा, मैंने तो पढ़ा था कि पहली बार में बहुत दर्द होता है। श्रेया ने तुरंत अपने हाथ से अपने होंठ बंद कर लिए। उसने अपनी आंखें भींचते हुए खुद से कहा, कितनी पागल है तू श्रेया, कैसी बातें कर रही है? इसके साथ रहते रहते तो भी बेशर्म हो गई, बेशर्म कहीं की, तू भी उसके साथ रहते रहते तू भी बेशर्म हो गई है। श्रेया ने भले ही यह बातें बहुत धीरे से कही थी, परंतु श्रेयांश ने सुन लिया। उसकी बात सुनकर श्रेयांश थोड़ी तेज आवाज में हंसने लगा। जो श्रेयांश कभी मुस्कुराता नहीं था, वो अब उसकी छोटी छोटी बातों पर भी हंसने लगा है। श्रेया ने जब उसे हंसते हुए देखा, थोड़ी सवाल भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और खुद से ही कहा, क्या मैंने इतनी जोर से बोला? और फिर चादर से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करने लगी। वो बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसे बस अब कैसे भी श्रेयांश की नजरों से बचना था। श्रेयांश उसे स्नानघर में ले आया और वहीं पर बने हुए छोटे से तालाब में उसे बाहों में लिए हुए चला गया। श्रेया ने जब ठंडा और गीलापन महसूस किया तो उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमाकर दूसरी तरफ से देखते हुए तेज आवाज में कहा, अरे ये क्या किया तुमने? चादर भी पूरी भिगो दी। पानी में लाने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था। तो श्रेयांश ने रुकते हुए पूछा, हमें लगा था कि तुम चादर नहीं हटाओगी,
इसलिए हम तुम्हें ऐसे ही पानी में लेकर आ गए, पर तुम चादर हटाना चाहती हो तो फिर ठीक है, हम मदद कर देते हैं। श्रेया ने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, अब तुम जाओ यहां से। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मैं खुद कर लूंगी। उसकी बात पर श्रेयांश में उसे धीरे से पानी में खड़ा कर दिया। जैसे ही श्रेयांश ने उसे खड़ा किया, श्रेया को हल्का सा दर्द हुआ। वो तुरंत ही लड़खड़ा गई। श्रेयांश ने उसे संभालते हुए परेशानी से पूछा, क्या अभी तक पीड़ा हो रही है? श्रेया ने सिर झुकाए हुए ही ना में सिर हिला दिया और धीरे से कहा, अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। श्रेयांश ने उसकी तरफ देखा और चादर को हटाकर उससे धीरे से अलग कर दिया। श्रेया ने जल्दी से अपने हाथों से खुद को ढकने की कोशिश करते हुए हैरानी से अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, तो उसने एक राहत की सांस ली क्योंकि श्रेयांश ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। श्रेया ने कहा, श्रेयांश तुम जाओ, मैं सच में कर लूंगी, तुम अभी के अभी जाओ यहां से। श्रेयांश ने कहा, पर हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। श्रेया ने अपनी आवाज तेज करते हुए उससे पीछे घुमाने की कोशिश करते हुए कहा, जाओ ना तुम यहां से, हम कर लेंगे। श्रेयांश अपनी आंखें बंद किए हुए पीछे घूम गया। ठीक है, हम जा रहे हैं, जल्दी से स्नान करो, यदि कोई आवश्यकता हो तो हमें तुरंत ही आवाज दे देना। और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया, क्योंकि वह मुझसे और शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। श्रेया ने उसके जाते ही राहत की सांस ली और झांककर उस ओर देखने लगी कि वह में चला गया या नहीं। श्रेयांश स्नान घर से बाहर आकर पूरे कक्ष को देखने लगा। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से गंभीर था, उन पर कोई भाव नहीं थे। उसने बिस्तर के नीचे श्रेया की वो पीले रंग की साड़ी पड़ी देखी। उसने उस साड़ी को अपने हाथों में उठा लिया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने अभी तक सिर्फ नीचे से काले रंग का पजामा पहन रखा था, उसके शरीर का ऊपरी भाग पूरी तरह से खुला हुआ था। श्रेयांश ने कुछ जादुई शक्तियों का उपयोग किया और फिर वहां से अदृश्य हो गया। वो सीधा अपने बगीचे के तालाब में दिखाई दिया और वहां पर स्नान करने लगा। उसकी आंखें इस समय गहरी थी। उसने तालाब के किनारों पर अपने दोनों हाथ रख लिए और अपनी आंखें बंद कर गहरी सोच में डूब गया। श्रेयांश ने स्वयं से कहा, श्रेया, हम अभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, जिस कारण बस हमने ये कवच लगाया है, किंतु लगता है कि अब हमें इसकी जड़ें खत्म करनी होगी। किंतु यदि इस जंग में तुम पर कोई संकट आ गया तो। यह विचार आते ही उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें इस समय गुस्से से भर गई। अब उसके मस्तिष्क क्या चल रहा है, ये ज्ञात नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ वे दोनों शैतान लगातार अपनी शक्तियों का उपयोग कर उस कवच को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु वह बार बार असफल हो जा रहा था। कालके ने क्रोध से अब तक उस जंगल जहां वे दोनों खड़े थे, उसका आधा भाग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कई जगह पर जंगली जानवर मरे हुए पड़े थे। उत्तम ने भी सारे प्रयत्न करके देख लिए, किंतु वो कवच टूट नहीं रहा था। उत्तम ने अपने मालिक को शांत कराते हुए कहा, मालिक, आप थोड़ा विश्राम कर ले, काफी समय से आप अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी और आप इस कवच के लिए चिंतित ना हो। जिस तरह आप आजाद हो गए हैं, वैसे इस कवच को तोड़ने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल जाएगा। अचानक कालके के हाथ रुक गए। उसने उत्तम की तरफ देखा और फिर अचानक ही उसके चेहरे के गुस्से और परेशानी के भाव बदल गए और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज से जानवरों में भगदड़ मच गई। वो जल्दी से उत्तम के पास पहुंचा और उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या विचार दिया है तुमने? फिर उसने अपनी चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास अब भी उसके रक्त की शीशी है जिससे हमें आजादी मिली थी? उत्तम ने सवालिया नजरों से अपने मालिक की तरफ देखा तो उसके मालिक ने उसके प्रश्न को समझते हुए थोड़ा आगे जाते हुए कहा, उसके रक्त की मात्र कुछ बूंदों ने उस अघोरी के इतनी शक्तिशाली कवच को तोड़ दिया, तो क्या पता इस कवच को भी उसका रक्त भेद सके। उत्तम की आंखों में चमक आ गई। उत्तम ने कहा, हाँ मालिक, ऐसा हो सकता है। अच्छा हुआ कि हमने उस सीसी को नष्ट नहीं किया। तो कालके ने उत्तेजित होकर कहा, तो शीघ्र निकालो, विलंब क्यों कर रहे हो? उत्तम अपनी शक्ति से उस सीसी को वापस अपने हाथों पर ले आया, किंतु सीसी में रक्त नहीं था, बस उसके किनारों पर श्रेया रक्त लगा हुआ था। उत्तम ने थोड़ी परेशानी से कहा, परंतु मालिक, इसमें तो रक्त है ही नहीं। कालके ने सीसी उठाते हुए गंभीर भाव से उसे देखा। उसकी तली में कुछ लाल रंग की बूंदें दिख रही थी। वो तुरंत ही उस कवच के पास गया और सीसी को उलट दिया। काफी देर तक सीसी को उल्टे रहने के पश्चात उसके रक्त की एक बूंद कवच पर गिरी, जिससे कवच प्रकाशित हो गया और जहां पर रक्त गिरा हुआ था
वहां से कुछ ही दूरी पर उस कवच में छेद होने लगा। कवच को टूटते देख उसके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। कुछ ही समय में वो छिद्र एक मनुष्य के जाने के बराबर बड़ा हो गया। तो काल्के ने उस शीशी को दूसरी तरफ फेंका और ध्यान से इस कवच को टूटते हुए देखे लगा। परंतु उसके चेहरे की खुशी कुछ ही पल में बदल गई, क्योंकि वो छिद्र अब बंद होने लगा। उसने बिना देरी किए अंदर प्रवेश कर लिया। उत्तम ने भी अपने मालिक को अंदर जाता देख और छिद्र को बंद होता देख हवा की गति से उसके अंदर प्रवेश कर गया। उनके अंदर पहुंचते ही वो कवच वापस पूरी तरह से बंद हो गया। अंदर आते ही उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और शैतानियत के साथ तिरछा मुस्कुरा दिए। श्रेया स्नानघर से निकलकर चारों तरफ देखती है। जब उसे कक्ष में कोई नहीं दिखता तो वो राहत की सांस लेती है। श्रेया ने इस समय सिर्फ एक सफेद रंग के तौलिए को अपने बदन पर लपेट रखा था, जिसमें से उसकी सफेद और चिकनी त्वचा दिखाई दे रही थी। वो इस समय किसी ताजे फूल की तरह खिली हुई थी। उसके खूबसूरत से कंधे, सुराहीदार गर्दन और पतली टांगे बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसको चेहरा चमक रहा था। बाल अभी भी गीले थे, जिनमें से पानी टपक रहा था। उसके गालों पर गुलाबीपन, होठों पर लाली और उसकी वो नाक नहाने के बाद लाल हो चुकी थी। आंखों की पलकें अभी में भीगी हुई थी। उसकी वह काली आंखें खुशी से झिलमिला रही थी। होठों पर एक बेहद ही प्यारी मुस्कान खिल रही थी। उसने खुद को आईने में जाकर देखा और आईने में अपने आप को देखकर ही धीरे से मुस्कुरा दी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट से पता चल रहा था कि वो कितनी खुश है। उसकी सबसे बड़ी खुशी और जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो चुकी थी। उसकी वो मुस्कुराहट देखकर उसके दिल की खुशी का पता लगाया जा सकता था। वो अपने गीले बालों को आगे कर दूसरे तौलिए से अपने बाल धीरे धीरे पोंछ रही थी। वो खुद को बड़े ये ध्यान से आईने में निहार रही थी। उसके दिल से बस यही आवाज आ रही थी, ऐसा वक्त हर रोज आए, मेरी सुबह हर रोज उसकी बाहों में हो। मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं, सूरज की रोशनी में उसका चमकता हुआ चेहरा दिखाई दे। श्रेया ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ आईने में खुद को देखकर कहा, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। वो पूरी जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए सिर्फ मेरा और मेरा हो गया। अब ना तो उससे दूर जाने का डर है और ना ही उसे खोने का। श्रेया, तुम सच में बहुत बहुत ज्यादा खुशनसीब हो, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को अपना प्यार नहीं मिलता, पर तुम्हें मिल गया। और क्या चाहिए तुम्हें? पर अचानक ही उसके बालों में चल रहे उसके हाथ रुक गए। उसकी मुस्कुराहट गायब होने लगी, क्योंकि आईने में उसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। आईने के अक्स ने उससे कहा, क्या सच में तुम इतनी भाग्यशाली हो, या फिर अपनी सच्चाई को याद नहीं करना चाहती? श्रेया हैरानी से आईने में देख रही थी। उसने कहा, कैसी सच्चाई? तभी आईने में बना उसका प्रतिरूप जोर जोर से हंसने लगा। श्रेया ने थोड़े गुस्से से कहा, कैसी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? उसकी बात पर उसकी प्रतिरूप अचानक से चुप हो गई और आईने की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। वो बहुत रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने मुंह पर हाथ रखे अपना सर हिलाते हुए रोने की कोशिश कर रही थी। श्रेया ने अपने चेहरे को छुआ, जहां पर उसे आंसू की एक बूंद भी नहीं महसूस हुई। फिर उसने आईने में बने अपने साए को हाथ लगाया। उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया, वो साया बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसने तुरंत ही अपने कदम पीछे ले लिए। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लगी, आई हेट यू आरव, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मुझसे दूर हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, कभी मेरे पास मत आना। जैसे जैसे उसके दिमाग में ये सारी बातें गूंज रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखें डर से भर गईं। उस आईने के अक्स ने रोते हुए कहा, श्रेया, यही तुम्हारी पहचान है और यही सच्चाई है। तुम इसे भूल नहीं सकती। तुम अपनी खुशी के आगे इसे दबा नहीं सकती। याद करो श्रेया, याद करो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। याद करो श्रेया, उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। श्रेया ने अपने कानों पर दोनों हाथ रख लिए और अपना सिर हिलाते हुए जोर से चीखी, बंद करो अपनी बकवास, बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहां से, जाओ। उसने चीखते हुए कहा और अपने कदम पीछे लेने लगी। अचानक ही वो जमीन पर बिछी हुई दरी में फंस गई, जिससे वो जमीन पर पीठ के बल गिरने लगी। उसने अभी भी अपने कान बंद कर रखे थे। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। उसके होंठ कांप रहे थे। जब श्रेया को जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपनी आंखें खोलकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके देखा, जहां श्रेयांश ने उसे पकड़ रखा था। श्रेयांश, जो वहां कुछ ही समय पहले आया था।
उसने जैसे ही श्रेया को गिरते देखा, वो घबराते हुए बिना एक भी पल का गंवाए हवा की गति से उसके पास पहुंच गया और उसे गिरने से बचा लिया। उसका एक हाथ उसके पीठ से होते हुए कंधे पर था और दूसरा हाथ आगे से उसकी कमर को पकड़े हुए था। श्रेयांश ने उसे आवाज लगाई, श्रेया तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम डरी हुई क्यों हो? श्रेयांश ने उसके पीले पड़े चेहरे को देखते हुए चिंता भरे स्वर में उससे पूछा। श्रेया ने जब उसकी आवाज सुनी तो वह होश में आए। उसने अपनी नजरें ऊपर करते उसकी तरफ देखा तो श्रेयांश को सामने पाया। श्रेयांश उसे ही घबराए हुए देख रहा था। श्रेया जल्दी से खड़ी हुई और तुरंत उसके गले लग गई। उसने श्रेयांश के सीने से लगकर अपने दोनों हाथों से पीछे से उसके कंधे पकड़कर उसे कसकर जकड़ लिया। वो कांप रही थी। श्रेयांश ने तुरंत ही अपने बड़े हाथों से उसे पूरी तरह से जकड़ते हुए फिर से चिंता भरे स्वर में पूछा, श्रेया क्या हुआ? तुम घबराई हुई क्यों हो? श्रेयांश के दोनों बड़े हाथों और उसके काले रंग की बड़ी बाजू के कारण श्रेया का आधा शरीर ढक गया। श्रेयांश ने उसका सर सहलाते हुए फिर से जानने की कोशिश की। श्रेया हमें बताओ, कोई समस्या है क्या? क्या हुआ है तुम्हें? श्रेया ने बिना अपना सर उसके सीने से बाहर निकाले आईने की तरफ अपनी उंगली से इशारा कर दिया। श्रेयांश ने उसका इशारा समझकर आईने की तरफ देखा तो वहां उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, श्रेया देखो वहां कुछ नहीं है। तुमने ऐसा क्या देखा वहां? श्रेया एक बार देखो तो वहां कुछ भी नहीं है। श्रेया ने धीरे से अपना सिर बाहर निकालकर आईने की तरफ देखा तो वहां सच में कुछ नहीं था। लेकिन फिर से उसने तुरंत ही उसे कसकर पकड़ लिया और उसके सीने में मुंह छुपा लिया। उसने अपनी रुआसी आवाज में कहा, वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी, पर वो बहुत रो रही थी। वो किसी सच्चाई के बारे में बता रही थी। आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसके बारे में वो मुझे बता रही थी? तुम भी मुझसे हमेशा कुछ याद आने के बारे में कहते रहते हो। क्या मैं सच में कुछ भूली हूं? सच सच बताओ ना आरव, क्या सच में कुछ गलत हुआ है? देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है वो बहुत रो रही थी। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रही थी और वो हंस भी रही थी। उसने अपना सर ऊपर उठाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, बताओ ना आरव, ये किस बारे में बता रही थी? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे सच में नहीं पता? श्रेयांश की आंखों में डर दिखाई देने लगा। आज पहली बार उसकी आंखों में श्रेया के लिए डर दिखाई दे रहा था। उसने स्वयं को संभालते हुए श्रेया के चेहरे पर हाथ रखा और कहा, वो सब कुछ भी नहीं है श्रेया, उस बारे में भूल जाओ। जरूर तुम्हारा कोई भ्रम होगा। ज्यादा अपने मस्तिष्क पर जोर मत डालो। श्रेया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आरव सच बताओ, मुझे तुम्हारी आंखें आज झूठी सी क्यों लग रही है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? उसकी बात सुनकर श्रेयांश की नजरें कुछ पल के लिए नीचे झुक गई, लेकिन फिर उसने श्रेया के चेहरे को देखा। उसे उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। श्रेयांश को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उसके सवालों का जवाब दे। वह भी चाहता था कि उसकी यादें वापस आ जाएं, परंतु उसने नहीं सोचा था कि सब कुछ उसे इतनी शीघ्र याद आने लगेगा। उसके खुशी के पल इतने शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। उसने धीरे से उसकी आंखों में भरे हुए आंसुओं को पोंछा और बड़े ही प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लिया। वह अपनी आंखों में उदासी के भाव लिए उसके चेहरे को निहार रहा था। श्रेया का मस्तिष्क अब भी वही यादें दोहराए जा रहा था, जिससे उसके दिमाग में कुछ और भी धुंधली तस्वीरें दिखाई देने लगी। श्रेया अपनी आंखें बंद कर उस तस्वीर को पूरी तरह याद करने की कोशिश करने लगी। तभी उसे अपने होठों पर कुछ ठंडापन महसूस हुआ। श्रेया का मस्तिष्क जो पुरानी यादें की तरफ जा रहा था वो तुरंत ही इस समय में पहुंच गया, जिससे उसके मस्तिष्क की वह धुंधली तस्वीरें गायब होने लगी। श्रेयांश बहुत ही प्यार से उसके होठों को चूम रहा था। उसके ऊपरी और निचले होठों को बारी बारी से अपने दोनों होठों के बीच दबाते हुए प्यार से चूम रहा था। वह अपनी आंखें खोले हुए श्रेया को देख रहा था, जिसका चेहरा कुछ हद तक शांत हो रहा था। उसने श्रेया की कमर को कसकर पकड़ा और अपने शरीर से पूरी तरह से सटा लिया। अब उन दोनों के बीच हवा के जाने तक का मार्ग नहीं था। श्रेयांश ने श्रेया को धीरे से अपने पैरों पर खड़ा कर लिया और अपने हाथ उसके सिर के पीछे रखते हुए उसका चेहरा ऊपर कर उसके होठों का रस पीने लगा। श्रेयांश के प्यार भरे एहसास ने श्रेया को उसके बुरे अतीत की यादों से वापस खींच लिया। श्रेया का मस्तिष्क अब शांत होने लगा। श्रेयांश ने उसके होठों को चूमते हुए उसके चेहरे को देखा, जिनकी भौहें सांस न लेने के कारण सिकुड़ती जा रही थी। श्रेयांश के हाथ उसकी कमर को कसकर जकड़े हुए थे। उसका एक हाथ उसकी पूरी कमर से लिपटा हुआ था। श्रेया अभी भी सिर्फ एक तौलिए में ही थी।
उसका तौलिया थोड़ा थोड़ा खुलने लगा। श्रेयांश धीरे से उसके होठों से अलग हुआ, पर उसने अभी भी उसका सिर ऊपर उठा रखा था। श्रेया आंखें बंद कर गहरी सांसें ले रही थी। श्रेयांश ने उसके चेहरे को देखा, जिस पर शर्मिंदगी से लाल पर छा गया था। श्रेयांश ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। श्रेयांश ने धीरे से उसे गले लगाए हुए उसके गालों को चूमते हुए कहा, काश ये पल यही ठहर जाए, तुम और मैं ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहे, ये वक्त यही थमा रहे, तुम यूं ही मेरी बाहों में रहो और हम ऐसे ही तुम्हारी निगाहों में रहे, तुम्हारा हर अक्स मेरी निगाहों में बसा रहे। दिल। पता नहीं श्रेयांश के प्यार और उसके साथ में ऐसा क्या था जिससे श्रेया उसके प्यार के कुछ ही पलों में बिल्कुल सही हो गई। उसकी शायरी सुनकर तो वो लगभग सब भूल गई। श्रेया जो अब तक बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उसकी प्यार भरी शायरी सुनकर वो मुस्कुरा दी। उसने कहा, अरे देखो देखो, शैतान मालिक शायरी कर रहे हैं। इतने बड़े साम्राज्य का राजा शायरी भी करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। और फिर उसके गले में बाहें डालते हुए अपना चेहरा उसके सीने से निकालकर नजरें ऊपर कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, वैसे बताया नहीं, ये शायरी कहाँ से सीख ली? वैसे ठीक ठाक है, पर कुछ खास जमी नहीं। श्रेयांश उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराया और उसके पूरे चेहरे पर अपनी नजर फिर आते हुए अपने हाथों से उसकी गीली जुल्फों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे किया और अपने अंगूठे से उसके गाल सहलाते हुए बोला, तुम्हारा साथ हमें हर चीज सिखा देता है और तुम्हारी दूरी हमें हर चीज से दूर कर देती है। उसकी बात सुनकर श्रेया ने अपनी नजर झुका ली और उसके काले रंग के जूतों पर खड़े हुए ही अपनी अड्डियां उठाए और उसके होठों को धीरे से चूम लिया। फिर अपने आप को थोड़ा और ऊपर खींचते हुए उसके दोनों गालों को चूमा और फिर से उसके होठों को चूमकर अलग होते हुए कहा, इतनी मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें करने कब से सीख गए? पहले तो नहीं करते थे। श्रेयांश ने कहा, जब से तुम वापस मेरी जिंदगी में आए। अब श्रेया का दिमाग पूरी तरह से पहले की बातों से हट चुका था। उसने वापस शब्द पर ध्यान देते हुए सवाल भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। वापस का क्या मतलब? श्रेयांश ने उसकी नाक धीरे से दबाते हुए कहा, कुछ भी नहीं, और उसे अपनी बाहों में लिए हुए पूछा, क्या मैं वस्त्र पहनने में तुम्हारी मदद कर दूं या? श्रेया को जैसे ही ध्यान आया कि उसने अभी कपड़े नहीं पहने, वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई और उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, छोड़ो, मैं पहन लूंगी। तुम उधर मुंह करो, श्रेयांश ने थोड़े शरारत भरे अंदाज में कहा, पर तुमने तो कल कहा था, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, तो फिर कैसा शर्माना? तो अब क्यों शर्मा रही हो? श्रेया ने हैरानी से कहा, मैंने कहा था कब? फिर उसे सुबह पर्दों पर चल रहे दृश्य और उसकी बातें याद आए। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, वो तो मैं बस नशे में थी, इसलिए निकल गया। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो मुझे छोड़ो। श्रेयांश ने उसे परेशान करने के इरादे से उसके होठों पर अपना अंगूठा फिराते हुए कहा, मेरा इससे अभी मन नहीं भरा, मुझे अभी। तो श्रेया ने उसकी बात बीच में काटते हुए अपने लाल हो चुके गालों के साथ धीरे से कहा, अब कुछ भी नहीं मिलेगा, छोड़ो, मुझे कपड़े पहनने हैं। देखो कितनी देर हो गई है, सब सोचेंगे कि कितनी देर तक सो रहे हैं हम। मुझे बाहर जाना है, आज मुझे पूरा राज्य घूमना है, यहाँ के बाजारों को देखना है और तुम्हारे साथ। इसके बाद उसके बोलते हुए मुंह बंद हो गए, क्योंकि श्रेयांश ने फिर से उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। वो उसके गालों को सहलाते हुए उसके होठों को चूम रहा था। वो धीरे धीरे अपना नियंत्रण खोने लगा। श्रेया ने एक पल के लिए उसे हैरानी से देखा, फिर वह भी उसके उस चुंबन का आनंद लेने लगी। उसने उसके गले में बाहें डाल दी और अपनी अड्डियां ऊपर उठा ली। वो उसके बालों में अपना हाथ चलाने लगी। श्रेयांश का हाथ अब उसकी पीठ पर चलने लगा। उसके हाथ उसकी कमर और खुली हुई पीठ पर चल रहे थे। कक्ष में सूरज की रोशनी बढ़ती जा रही थी। कक्ष का द्वार अभी बंद था। श्रेयांश उसे अपने पैरों पर खड़े किए हुए धीरे धीरे बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। उसने उसे बिना छोड़े श्रेयांश ने अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दी और अपनी ठंडी जीभ को उसके गर्म मुंह में फिराने लगा। श्रेया के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों की धड़कनें तेज चलने लगी। उन दोनों का ये चुंबन काफी लंबा चला। श्रेयांश उसे बिस्तर पर ले जाकर उसे ऊपर उठाते हुए धीरे से लिटा दिया। इस समय उन दोनों के होंठ थोड़ी दूरी पर थे। श्रेया उसकी आंखों में देख रही थी और मुंह से जोर जोर से सांसें बाहर छोड़ रही थी, जो श्रेयांश के चेहरे पर पड़ रही थी। अचानक ही श्रेयांश अपने होश में आया और सीधे खड़ा हो गया। उसने श्रेया को उठाकर बैठा दिया और कहा, अपने वस्त्र पहन लो, हमें एक बहुत ही आवश्यक कार्य है।
इसमें शायद समय लगेगा, किंतु तुम महल से बाहर मत जाना। इतना कहकर श्रेयांश ने उसके माथे को चूमा और कहा, महल से बाहर मत जाना श्रेया, और वहां से तुरंत ही चला गया। श्रेया बस उसे जाने हुए देखते रह गई। उसके जाते ही उसने मुंह फुलाते हुए अपने सीने पर हाथ बांध लिया और श्रेयांश की नकल करते हुए मुंह बनाकर बोली, कहीं बाहर मत जाना। खुद तो चला गया और मुझसे कहता है बाहर मत जाना हुआ, मैं तो जाऊंगी। और इतना कहकर वो अपने वस्त्र लेकर स्नान घर में चली गई। वही साम्राज्य में वे दोनों शैतान कालके और उत्तम वहां की सबसे ऊंची बनी हुई मीनार पर पैर लटका कर बैठे हुए थे। कालके गौर से दूर दूर तक फैले हुए साम्राज्य को देख रहा था, उत्तम भी वही देख रहा था। कालके की नजर महल पर जाकर टिक गई। उसने उत्तम से कहा, वैसे मानना पड़ेगा, इस शैतान मालिक ने हमारे शरीर का बहुत ही अच्छा उपयोग किया है। ये साम्राज्य और वो महल कितना खूबसूरत है, कहते हुए तिरछा मुस्कुरा दिया और अपनी गर्दन पर हाथ फिराते हुए कहा, पर कुछ दिनों में नहीं रहेगा, क्योंकि इस पर मेरा राज होगा। हाँ मालिक, देखो तो कितनी चहल पहल है पूरे राज्य में। मुझे ये चहल पहल और लोगों की शांति बहुत खटक रही है। उसकी बात सुनकर कालके जोर से हंसा। उसने कहा, मुझे भी बहुत ज्यादा खटक रही है। कालके ने कहा, तो क्या करने का इरादा है? चले शांति भंग करने। उत्तम ने थोड़ी शांति से सोचकर जवाब दिया, मालिक, हमें नहीं लगता कि अभी उस शैतान मालिक को हमारे यहाँ होने की आशंका भी हुई होगी। मेरे ख्याल से यदि वह कवच टूटता तो उसे आभास हो जाता और अब तक युद्ध शुरू हो गया होता, किंतु वो कवच टूटा नहीं था, बस रास्ता बना था। तो शायद मुझे लगता है उसे अभी तक ज्ञात नहीं हुआ होगा। तो क्यों ना हम उसे बिना कोई मौका दिए सीधा उसके महल पर आक्रमण करें। और फिर अपनी ललचाए आंखों से महल पर अपनी नजरें गंगाते हुए कहा, मालिक, मैंने सुना है वहां जो आनंद भवन है वहां बहुत ही खूबसूरत स्त्रियां हैं। उसकी बात पर कालके ने अजीब से भाव के साथ उसकी तरफ देखा और फिर महल की तरफ से अपनी नजर हटाते हुए लोगों की तरफ नजर टीका कर कहा, तुमने देखा नहीं था क्या? प्रातःकाल ये सब लोग हमें देखकर कितना डर रहे थे। अक्सर जब किसी शैतान का आगमन होता है तो लोग घर में छुप जाते हैं, परंतु ये सभी तो बाहर निकलकर उसका सम्मान कर रहे थे। उत्तम ने भी कहा, हाँ मालिक, ये तो सच है, जब भी वो शैतान मालिक आता है सबकी गर्दन अपने आप झुक जाती है, डर का माहौल पूरी तरह बन जाता है, उसके नाम से भी लोग कांपने लगते हैं। तो कालके ने थोड़ा सोचकर कहा, तो क्यों ना बिना अपना चेहरा किसी और को दिखाएं चुपचाप उसे मारकर उसका स्थान ले लिया जाए और उसके स्थान पर हम खुद राज करें, क्योंकि मुझे बेकार की मेहनत पसंद नहीं। कालके ने कहा, तो फिर क्या कहते हो, करें रात्रि होने का इंतजार या फिर चले अभी? मालिक, रात्रि में शैतानों को लड़ने का मजा ही कुछ और है, परंतु इस समय हम क्या करेंगे? हम अब यहाँ बैठे नहीं रहना चाहते। कालके ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हम भी बहुत ऊब चुके हैं, क्यों ना चले नीचे? हम इन्हें सामने से नहीं तो चुपके से तो मार ही सकते हैं, हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा और तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी। उनकी बात पर उत्तम खुश हो गया। उसने खुश होते हुए कहा, तो फिर चलिए मालिक, विलंब कैसा? उसकी उत्तेजना देखकर कालके हंसने लगा। इधर श्रेया श्रेयांश की बात ना मानते हुए चुपके से वैशाली के साथ बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थी। श्रेया वैशाली को जबरदस्ती अपने साथ महल से बाहर साम्राज्य के बाजार की तरफ लेकर चली गई। वो चुपचाप बिना किसी को बताए गई थी, जिस कारण से कोई भी सैनिक के साथ नहीं था। श्रेयांश पुरुषोत्तम, सेनापति आयुष्मान, आयुक्त के साथ जरूरी बैठक में थे। वो उन्हें बहुत ध्यान से कुछ समझा रहे थे। श्रेया कल के वाक्य से बचने के लिए वैशाली के सामने उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। उसने कल के बारे में वैशाली से बिल्कुल भी बात नहीं की, जिसके कारण वैशाली भी थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। वैशाली अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, पर उसने श्रेया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वैशाली ने बहुत कहा था कि सैनिकों को साथ लेकर चलते हैं, आपका इस तरह अकेले बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, परंतु श्रेया ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा, मुझे आम लोगों की तरह बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी भीड़भाड़ के यहाँ का बाजार घूमना है, यहाँ का माहौल देखना है। वो तैयार नहीं थी तो श्रेया अकेले ही जाने लगी, तो आखिरकार वैशाली को मानना ही पड़ा। वैशाली में सैनिकों को अपने बातों में उलझा लिया, जिससे श्रेया मौका पाकर बाहर की तरफ निकल गई और फिर वैशाली भी उनके पीछे पीछे चली गई, क्योंकि वैशाली एक दासी थी जो अक्सर वहां की रानियों का सामान लेने बाहर जाया करती थी, इसलिए वैशाली को निकलने में कोई परेशानी नहीं हुई। श्रेया बाहर आकर बहुत खुश थी। उसने उछलते वैशाली का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए महल से दूर
नगर के आम लोगों के बीच घूमने लगी। वो वहां के भीड़भाड़ और चहल पहल भरे माहौल का बहुत आनंद ले रही थी। चारों तरफ लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। वे दोनों चलते चलते वहां के मुख्य बाजार में पहुंच गए, जहां आज आमतौर से ज्यादा भीड़ थी। दोनों तरफ दुकानों की लंबी कतार लगी हुई थी, जिस पर काफी भीड़ लगी हुई थी। लोग चहल पहल करते हुए अपने अपने कार्यों को करने में व्यस्त थे। स्त्री पुरुष अपने जरूरी सामानों की खरीदारी कर रहे थे। श्रेया पूरा बाजार टहलते हुए सभी दुकानों की जांच कर रही थी। वो जहां भी जाती, सब लोग उसे बहुत गौर से देखते। हालांकि कुछ लोगों ने शैतान मालिक की पत्नी को कुछ पल के लिए देखा अवश्य था, किंतु उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था कि शैतान मालिक की पत्नी ऐसे बिना किसी सुरक्षा और बिना किसी सैनिक के अकेले घूमेगी। इस कारणवश किसी को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ। श्रेया पूरे बाजार में घूमकर अपने पसंद की चीजें और अपने पसंद के वस्त्र खरीद रही थी। उसने वहां के बाजार से कई सारी चीजें खरीदी। उसे खरीदारी करते करते काफी वक्त हो गया था, और वही उसी बाजार में वे दोनों शैतान धीरे धीरे कर वहां के लोगों को मारकर अपना मनोरंजन करते और उत्तम उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाता। उन दोनों के लिए इंसान ऐसे थे जैसे कोई मिट्टी के खिलौने हो जिसे जब मन चाहा उनकी गर्दन तोड़ दी। उन्हें उनकी मृत्यु से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वे जितने इंसानों को मारते उनकी काली शक्तियां और बढ़ती जाती। वे दोनों साम्राज्य के सबसे सुनसान स्थान, जहां पर सिर्फ कुछ लोगों का ही निवास था, वहां पर वे बिना किसी परेशानी के अपना कार्य कर रहे थे। अब सायंकाल होने वाली थी। श्रेया ने बहुत सारी चीजें खरीदी और बाजार में खूब घूमा। वो जहां जहां से गुजरती सब उसकी खूबसूरती को देखकर मोहित हो जाते। कुछ दुकानदारों ने तो उसे ऐसे ही सामान दे दिए। वैशाली भी उसके साथ बहुत खुशी खुशी पूरे बाजार का चक्कर लगा रही थी। वे दोनों जहां भी जा रही थी, सबकी नजरें बस उन्हीं घूर रही थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे बाजार में हो रहे थे। उन्हें बाजार में आए ज्यादा समय हो गया था, इस कारण श्रेया अब थक चुकी थी। अब वे दोनों महल वापस लौट रहे थे। वे दोनों पैदल ही महल की ओर निकल पड़ी। वे दोनों खूब सारी बातें करते हुए महल की तरफ जा रही थी, परंतु अचानक बीच रास्ते में श्रेया के कदम रुक गए। बातें करते करते हैं उन दोनों ने ध्यान ही नहीं दिया कि वह दोनों कहाँ आ गए हैं। इस समय वे जहां खड़ी थी वो एक सुनसान रास्ता था। वैशाली सामानों को लिए थकी हुई सी श्रेया के साथ चल रही थी। श्रेया के रुकते ही उसे कदम भी रुक गए। वो अपने विचारों में खोई हुई श्रेया के पीछे पीछे चल रही थी। वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी, कहीं शैतान मालिक फिर से कोई सजा ना दे दे। उसने श्रेया को समझाने का बहुत प्रयत्न किया था, परंतु उसने एक भी नहीं सुनी। वही विचारों के साथ खोए हुए चल रही थी। श्रेया के रुकते ही उसने अपना कदम रोककर से ऊपर उठाकर श्रेया की तरफ देखा। फिर हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगी, क्योंकि उसने ऐसा स्थान यहां पर पहले नहीं देखा थे। वे दोनों बाजार के सुनसान रास्ते पर खड़ी थी, जहां पर लोग नहीं थे, सिर्फ कुछ टूटे फूटे मकान दिख रहे थे। वे दोनों अपने चारों तरफ देखकर घबरा गई। श्रेया ने वैशाली का हाथ पकड़कर घबराते हुए पूछा, ये हम दोनों कहाँ गए? हमें तो महल के रास्ते पर जाना चाहिए था। ये कौन सा रास्ता है? वैशाली बोली, यहाँ पर कोई मनुष्य क्यों नहीं दिख रहा? तभी उन दोनों को किसी की जोरदार चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वैशाली ने बिना विलंब किए श्रेया से कहा, मालकिन मुझे लगता है हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। श्रेया को भी वहां का माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था, इसलिए उसने भी ने तुरंत कहा, मुझे भी लगता है, पर यहाँ पर मैंने किसी की चीख सुनी। तभी उसे फिर से कोई आवाज सुनाई दी, जो शायद मदद के लिए पुकार रहा था। श्रेया जाने के लिए मुड़ी थी, उसके कदम रुक गए। उसने वैशाली का हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, देखो कोई मदद के लिए बुला रहा है, हमें एक बार चलकर आगे देखना चाहिए। शायद सच में कोई यहाँ मुसीबत में फंस गया हो। वैशाली ने डरते हुए कहा, नहीं मालकिन, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। यदि आपको एक खरोच भी आए तो हमें ज्ञात भी नहीं कि शैतान मालिक क्या करेंगे। मालकिन अब आप हमारी बात मानिए और चलिए यहाँ से। श्रेया वहां से जाने को तैयार तो नहीं थी, परंतु वैशाली बिना उसकी बात पर ध्यान दिए उससे खींचते हुए ले जा रही थी। तभी श्रेया को फिर से आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिया और वैशाली से कहा, नहीं हम ऐसे नहीं जा सकते। मैंने सच में सुना ये किसी बच्चे की आवाज है। मुझे जाकर देखना होगा। मेरा मन नहीं मान रहा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जाओ, लेकिन मैं वहां जरूर जाऊंगी। श्रेया उसका हाथ झटकते हुए तुरंत ही पीछे मुड़कर उस आवाज की दिशा में जाने लगी। वैशाली भी सामानों का थैला हाथों में लिए श्रेया के पीछे पीछे भागी। वो लगातार उन्हें आवाज लगाए जा रही थी।
मालकिन रुकिए, मालकिन रुक जाए। किंतु श्रेया कहाँ कुछ सुनने वाली थी। वो बस उस आवाज की तरफ भागते चली जा रही थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वो आवाज और करीब आती जा रही थी। उसे किसी के चीखने चिल्लाने और बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो भागते हुए एक खंडहर के पीछे गई जहां से वह आवाज आ रही थी। उसने जैसे ही सामने का दृश्य देखा, उसकी आंखें फैल गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आए। उसने घबराते हुए आसपास देखा जहां चारों तरफ सब कुछ उजड़ा हुआ था और सामने की तरफ एक घर आग की लपटों में जल रहा था। उसके अंदर के लोग जल रहे थे। उसी घर के बाहर एक छोटा सा 5 साल का बच्चा आग की लपटों को देखकर रोए जा रहा था। अंदर के लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। उसने अपने आसपास के घरों को देखा जो पूरी तरह से जल चुके थे। वो स्थान बुरी तरह से जला हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने अभी ही उस छोटे से घर और उस जगह को नष्ट कर दिया हो। वहां का दृश्य देखकर श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मस्तिष्क में आग की लपटों में घिरा स्थान और आग की लपटें दिखाई देने लगी। उसने अपने सर पर हाथ रखा और जल्दी से अपने सर को हिलाते हुए उस बच्चे की तरफ भागी। श्रेया ने जल्दी से उस बच्चे को उठाया और उन आग की लपटों से दूर लाते हुए उस मार्ग पर ले आई जहां से वह आई थी। श्रेया उस बच्चे को सीधा खड़ा कर उसके चेहरे को देखने लगी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक जांच किया और अपनी भरी हुई आंखों से पूछा, बेटा, तुम ठीक ठीक तो हो ना? वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। उसके चेहरे पर कालिख लगी हुई थी। उसके थोड़े बहुत कपड़े जले हुए थे। उसने हल्के नीले रंग का लंबा वस्त्र पहन रखा था। वो बहुत ही प्यारा बच्चा था। वो लगातार रोए जा रहा था। श्रेया ने उसे अपने सीने से लगाया और धीरे से उसकी पीठ सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। रह रहकर उसके दिमाग में धुंधली धुंधली तस्वीरें चल रही थी जिन्हें वह याद करने से रोक रही थी। तभी उसे ध्यान आया कि उसके साथ वैशाली भी थी, परंतु वो अब नहीं दिख रही। उसने वैशाली को आवाज लगाई और घबरा कर खड़ी हो गई। वैशाली, वैशाली, कहाँ हो तुम, वैशाली? तभी उसे वैशाली की आवाज सुनाई देने लगी। मालकिन, आप भाग जाए यहाँ से, यहाँ पर बहुत खतरा है, आप जाएं यहाँ से। श्रेया बहुत डर गई। वैशाली की डरी हुई आवाज सुनकर श्रेया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से उस बच्चे को अपने पैरों से चिपका लिया। वो अपने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगी। उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। उसने हकलाते हुए कहा, वैशाली, देखो, डराओ मत, कहाँ हो तुम, बताओ। वैशाली। उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और जिस तरफ से उन दोनों ने प्रवेश किया था, वो भागते हुए सबसे पहले उस तरफ गई। उसने उस बच्चे को नीचे उतारा और उसके आंसू पोंछते हुए उसे चुप कराते हुए कहा, सुनो सुनो, तुम यहां से सीधा बाजार की तरफ भागो, रुकना बिल्कुल मत। यहां से बाजार की तरफ भागो और किसी को बुलाकर लाओ। तुम्हें सबको बचाना है ना? तो जाओ, जल्दी से सबको बुलाकर लाओ। वो बच्चा रोते हुए सामने की तरफ भाग गया। श्रेया तब तक वहां खड़ी रही जब तक वो बच्चा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके जाते ही श्रेया तुरंत ही पीछे मुड़ी और अपना गुलाबी रंग का वस्त्र उठाते हुए सामने की तरफ भागी जहां से वैशाली की आवाज आ रही थी। वह भागते हुए वैशाली को आवाज लगाकर उसे ढूंढ रही थी। तभी उसके कदम रुक गए। वो जल्दी से गली के बाईं तरफ वाली पतली सी गली में भागी। उसे वहां से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। एक खंडहर से बने स्थान पर उसके कदम रुक गए। उसने जोर से आवाज लगाई, वैशाली। वो खंडहर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। उसके छत की लकड़ियां आसपास पड़ी हुई थी। चारों तरफ जली हुई लकड़ियां दिखाई दे रही थी। वैशाली वहां एक पत्थर के पास जमीन पर बैठी हुई इधर उधर डरते हुए देख रही थी। उसके हाथों की बाजुओं पर खून लगा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके अगल बगल हवा की गति से घूम रहा है और बार बार उसके बदन पर निशान बना रहा है और वहां से खून निकलने लगता है। उसके हर वार पर वैशाली की चीख निकल जाती, पर वह अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। श्रेया ने हैरानी और घबराहट के साथ वैशाली की तरफ देखा और भागते हुए उसके पास जाने लगी। वहीं कुछ दूरी पर टूटी हुई लकड़ियों की छत पर वह काल के शैतान बैठा हुआ वैशाली के मौत का तमाशा देख रहा था और वह प्रेत उत्तम अदृश्य होकर वैशाली को बहुत ही मजे लेकर धीरे धीरे मार रहा था। उत्तम के हर वार और वैशाली की हर चीख पर वह शैतान मुस्कुरा देता, परंतु तभी उसे कुछ बहुत ही सुगंधित सा महसूस हुआ। वो महक इतनी अच्छी थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस अंदर खींची और खुद से कहा, आह, ये सुगंध कैसी। उसने अपनी आंखें खोली
और अपने सामने से भागकर आती हुई श्रेया को वैशाली की तरफ जाते देखा। अचानक ही उसके पैर जो बैठे हुए हवा में झूल रहे थे वो रुक गए। उसकी नजरें एक स्थान पर ठहर गई। वैशाली श्रेया से काफी दूरी पर थी, जिस कारण उसे समय लग रहा था। उसका गुलाबी रंग का वस्त्र पीछे जमीन पर घिस रहा था। वो बिना किसी चीज की परवाह किए बेचैनी से वैशाली की तरफ भागते हुए आ रही थी। उसकी जुल्फें उसके चेहरे पर झूम रही थी। दौड़ने के कारण उसका चेहरा पूरी तरह से लाल, रोने के कारण नाक लाल हो चुकी थी और आंसुओं की एक धारा दोनों गालों पर बनी हुई थी। उसके चेहरे और गर्दन पर पसीने की बूंदें उभरी हुई थी। बाल के बाईं तरफ के जुल्फ उसके होठों से दबी हुई थी। उसका चेहरा डरा और घबाया, आंखों में आंसू भरे हुए वैशाली की तरफ भागती आ रही थी। कालके अपने स्थान पर बैठा हुआ बिना अपनी पलकें झपकाए सामने से आती हुई श्रेया को देख रहा था। श्रेया को तो वैशाली के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वैशाली के पास पहुंचते ही घुटनों पर बैठ गई। उसने हौंफते हुए वैशाली की तरफ देखा और उसके घाव को छूते हुए कहा, वैशाली ये सब क्या हुआ? इतना खून क्यों बह रहा है? उठो, उठो। उसने उसे उठाते हुए कहा। वैशाली उठने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। तभी वैशाली की फिर चीखी। श्रेया ने हैरानी से वैशाली की तरफ देखा। वैशाली ने अपनी गर्दन के दाएं तरफ हाथ रख रखा था। वहां से खून निकल रहा था। वो रोने लगी। श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसकी गर्दन की तरफ देखने लगी। ये कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? उसे एक हंसी सुनाई दी। श्रेया तुरंत ही गुस्से से पीछे पलटी। उसने वैशाली को अपने पीछे रखते हुए चिल्लाते हुए कहा, कौन है जो छुपकर वार कर रहा है? काया कहीं के, हिम्मत है तो सामने आओ। पुरुष होकर छुपकर एक स्त्री पर वार करते हो, शर्म नहीं आती? उसकी बात सुनकर उत्तम की हंसी तुरंत ही शांत हो गई। उत्तम जो श्रेया को खुद ही यहाँ पर पाकर बहुत खुश था, वो उसकी बात सुनकर और भी आनंदित हो गया। उसने अपने मालिक की तरफ देखकर कहा, मालिक, मैं जिसके लिए यहाँ तक आया वो स्वयं ही यहाँ आ गई। अब इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कालके जो अभी भी खोया हुआ सा श्रेया को देख रहा था। उत्तम की बात सुनकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने आंखें छोटी कर उत्तम की तरफ देखा और फिर श्रेया की तरफ, जो बिना डरे गुस्से में उसके सामने खड़ी हुई थी। वैशाली ने जैसे ही उत्तम की बात सुनी, वो हिम्मत करके खड़ी हो गई और श्रेया के आगे आते हुए उसका बचाव करते हुए कहा, तुम चाहे जो भी हो, तुम्हें शायद ज्ञात नहीं ये कौन है? वैशाली की बात सुनकर उत्तम जोर से हंसा। उसने कहा, हमें बहुत अच्छे से ज्ञात है ये कौन है, और तुम कौन हो? उसकी खतरनाक आवाज सुनकर वैशाली कांप गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यदि तुम्हें ज्ञात होता कि ये कौन है तो तुम ऐसा दुस्साहस नहीं करते। उत्तम ने हंसते हुए कहा, यदि तुमने हमें देख लिया तो मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं करेगी। वैशाली ने भी आगे कहा, ये शैतान। वो इससे आगे कुछ कह पाती, उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि उत्तम अपने सफेद चेहरे, लाल आंखें और हरे बागे में बिल्कुल वैशाली के सामने खड़ा हुआ था। उसे देखते ही वैशाली के कदम लड़खड़ा गए। उसने हकलाते हुए धीरे से कहा, मामा, महाराज उत्तम, किंतु तुम तो मर चुके थे ना? उसकी बात पर उत्तम ने क्रोध से भरे स्वर में कहा, मर चुका था, इसीलिए तो अपना प्रतिशोध लेने आया हूं, और उस प्रतिशोध की अग्नि में सबसे पहले मैं तुम्हें जलाऊंगा और फिर श्रेया को, क्योंकि इसके तड़पने से वो शैतान मालिक तड़पेगा और उसका तड़पना मुझे बहुत सुकून पहुंचाएगा। उसकी बात सुनकर वैशाली बहुत डर गई। वही श्रेया ने जैसे ही उत्तम का चेहरा देखा, उसके मस्तिष्क में बहुत सारी धुंधली तस्वीरें उजागर होने लगी। उसे कुछ कुछ चीजें साफ साफ भी दिखाई देने लगी थी। वह भरी सभा, उत्तम का चेहरा और उसकी आंसुओं से भरी आंखें। उसने अपना सर पकड़ लिया। वह अपना सर हिलाते हुए पत्थर के पास चली गई और वहां सरकते हुए नीचे बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने आंखें कसकर बंद कर रखी थी। श्रेया ने हौंफते हुए वैशाली से कहा, वैशाली, वैशाली, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यह कौन है? इसका चेहरा मुझे पहचाना सा क्यों लग रहा है? वैशाली। वो अपना सिर हिलाते हुए उन यादों से बाहर आने की कोशिश करने लगी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपने दिमाग में चल रहे तस्वीरों को रोकने की कोशिश की। उसे अब आरव की याद आ रही थी। उसने कहा, आरव, कहाँ हो तुम? आरव प्लीज। तभी उसकी आवाज अचानक से रुक गई। उसने जैसे अपने सामने देखा, आंखें खुशी के आंसुओं से भर आए। वह खुश हो गई। श्रेया उस इंसान को देखकर बहुत खुश हो गई।
इतनी देर तक वह अपनी पुरानी यादों के चलते सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके आते ही जैसे फिर से उसे सांस आनी शुरू हो गई। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने बिना किसी और की परवाह किए जल्दी से उसे पीछे से गले लगा लिया, क्योंकि वो श्रेया की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था, जिससे उसका सिर्फ काले रंग का बागा और उसका लंबा चौड़ा शरीर ही दिखाई दे रहा था। वही उत्तम जो उस इंसान के सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसने हैरानी से अपनी गर्दन तिरछी करते हुए अपनी मालिक की तरफ देखा। वैशाली ने जैसे ही शैतान मालिक को देखा, वो डरी हुई सी जमीन पर बैठ गई। कालके जो उत्तम को रोकने के लिए उस छत से सीधा उत्तम के सामने आ गया था, जैसे ही उसे किसी के हाथ अपने सीने पर महसूस हुए, उसकी भौहें ऊपर की तरफ उठ गई और उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उत्तम ने अपने मालिक की तरफ देखा, जिनकी आंखों में चमक और होठों पर शैतानियां भरी मुस्कान दिख रही थी। वो अपने मालिक के इस भाव को समझ नहीं पाया। श्रेया ने थोड़ी सिसकती आवाज में कहा, आरव। उसके मुंह से आरव शब्द इतने धीरे से निकले कि जिसे कालके भी नहीं सुन सका। वो पीछे मुड़ा, लेकिन श्रेया अभी उसे वैसे ही गले लगाए खड़ी थी। श्रेया ने आगे जैसे ही कुछ कहना चाहा, उसे अचानक से एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कालके ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने सीने से लगी शैतान मालिक की प्रेमिका को देखा, जो उसे शैतान मालिक समझ रही थी। कालके ने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, पर उसने उसके सीने में अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा रखा था। उसने अपनी एक उंगली से उसकी ठुड्डी को पकड़कर ऊपर उठाया और उसके पूरे चेहरे को निहारने लगा। श्रेया ने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा, उसको बहुत बेचैनी और एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसे हर बार की तरह उसकी बाहों में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आगोश में आकर उसे वो प्यार, वो सुकून नहीं मिल रहा था। उसकी पकड़ तुरंत ढीली हो गई। कालके श्रेया के चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। अचानक ही श्रेया झटके से उससे दूर हो गई। उसने तेज आवाज में कहा, कौन हो तुम? उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए। वैशाली ने अपना सर उठाकर श्रेया तरफ देखा और फिर शैतान मालिक की तरफ। कालके भी हैरानी से श्रेया को देख रहा था कि आखिर कैसे उसने मुझे इतनी शीघ्र पहचान लिया। उत्तम ने हैरान होकर श्रेया की तरफ देखा, फिर अपने मालिक की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी रचना इतनी अच्छी थी कि अभी तक कोई भी सच्चाई नहीं जान पाया, किंतु इसने सिर्फ उन्हें छूने भर से सच्चाई ज्ञात कर ली। श्रेया ने गुस्से से कहा, बताओ कौन हो तुम और तुमने मेरे श्रेयांश का रूप क्यों ले रखा है? और अचानक ही कुछ सोचते ही उसकी आंखें भर आए। किसी अनहोनी के डर से उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, कहीं कहीं तुम लोगों ने उसे। फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए नहीं नहीं, मैं अभी तक सही सलामत हूं, तो फिर उसे कैसे कुछ हो सकता है? उसने अपनी भरी हुई आंखों से कालके की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सच सच बताओ, कौन हो तुम? लेकिन तब भी उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो उसने बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे उसे अभी देखना है। उसने वैशाली से कहा, वैशाली, मुझे जल्दी से महल लेकर चलो, मुझे उसे देखना है, जल्दी ले चलो। वो बहुत घबरा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें खुद ब खुद रुकती जा रही है। तभी वो कालके कुछ सोचते हुए श्रेया की तरफ बढ़ा और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, श्रेया, ये मैं ही हूं। श्रेया डर और गुस्से से कांप रही थी। उसने अपने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, खबरदार जो तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की। फिर उसने अपने मन में, आरव आरव, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ हो? प्लीज जल्दी से मेरे पास आ जाओ, देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी उसे अपना वो सपना याद आता है जिसमें उसने आरव को कुछ होते हुए देखा था। वह याद आते ही वो लड़खड़ा जाती है। वैशाली को उसकी दशा समझ में नहीं आ रही थी। वो बस उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। वो खुद भी घायल थी। उसकी अवस्था भी बहुत खराब होती जा रही थी। वही दोनों शैतान खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उसकी इस हरकत पर अपना हाथ पीछे लेते हुए अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, इतना प्रेम, वह भी एक शैतान से। इसने तो मुझे तुरंत ही पहचान लिया। तो अब क्या किया जाए? उसने उत्तम की तरफ देखते हुए कहा। उत्तम ने अपने मालिक की तरफ देखते हुए कहा, मालिक, अवसर बहुत सुनहरा है, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। क्यों ना मैं अपना कार्य ही पूरा कर लूं। श्रेयांश जो बहुत गहरी साधना में लीन था, क्योंकि उसने श्रेया को महल से बाहर जाने के लिए मना किया था, तो उसे लगा था कि श्रेया उसकी बात नहीं टालेगी। इसलिए वो बिना किसी चिंता के अपने ध्यान में मग्न था, क्योंकि उसे शैतानों से लड़ना था।
तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसे अपनी साधना को पूर्ण करने की आवश्यकता थी। अचानक से उसकी आंखें खुल गई। उसे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं थे। उसकी गहरी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। वो तुरंत ही वहां से अदृश्य हो गया। श्रेया को बार बार अपने दिमाग में बनती बिगड़ती तस्वीरें दिख रही थी, जिसमें वो कभी रो रही थी, वो कभी उसे दूर कर रही थी, उसे थप्पड़ मार रही थी, वो किसी पहाड़ी से कूद रही थी, कोई शादी का मंडप जो से धुंधला दिखाई दे रहा था। हर चीजों की यादें धीरे धीरे कर उसके मस्तिष्क में उभर रही थी। श्रेया का पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। वो उन यादों को दूर रखने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो उसके जेहन से जाने का नाम नहीं ले रही थी। किसी अनजान के छुअन से उसका मस्तिष्क उसके अतीत के भय को उजागर करने लगा। धीरे धीरे श्रेया को ऐसा लगने लगा जैसे उसे घुटन हो रही है। वो किसी तरह आगे बढ़ाना चाह रही थी, पर उसके कदम साथ नहीं दे रहे थे। वो सही से खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। वैशाली ने उसे बहुत ही मुश्किल से संभाल रखा था। तभी वहां पर हवा का शोर बहुत तेज हो गया। वे दोनों शैतान जो श्रेया को बस तड़पते हुए देख रहे थे। उत्तम अपने बड़े बड़े नाखून और दांत बाहर किए हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक ही वहां की टूटी फूटी लकड़ियां कांपने लगी, जैसे वह भी किसी के आने से थरथरा रही हो। वैशाली ने भी वातावरण में बदलाव तुरंत ही महसूस कर लिया। वो बेहद डरी थी। इतना डर तो उसे अपनी मौत से भी नहीं लग रहा था। वो ये तुरंत समझ गई कि ये वातावरण शैतान मालिक के आने का है। यहाँ का ये ठंडा वातावरण उसे आर्यनगर की तबाही वाला दिन याद दिलाने लगा। वो तुरंत ही लड़खड़ाने लगी। उसने श्रेया को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, मालकिन, मालकिन, आप चिंता ना करें। मालिक, मालिक आ चुके हैं। मालकिन। इससे आगे वो कोई शब्द कहती, श्रेया उसके आने की आहट से तुरंत ही सीधी खड़ी हो गई। वहां की जल चुकी राख चारों तरफ उड़ते हुए गोल गोल घूमने लगी। वहां पर खड़े उन चारों के कपड़े और बाल उड़ने लगे। लेकिन जैसे ही श्रेया ने अपने कदम आगे बढ़ाए, वो तुरंत ही बेहोश होकर गिरने लगी। इससे पहले वह गिरती, कोई हवा की गति से उसके पास आया और उसे अपने साथ उड़ा ले गया। वैशाली हैरानी से अपने हाथों को देखती रह गई। उसने हैरानी से कहा, मालकिन, वही कालके और उत्तम जो जान चुके थे कि वह आ चुका है। वह हैरान होकर सामने देखते रह गए। उत्तम थोड़ा सा घबरा गया, किंतु कालके अपने स्थान से हिला नहीं। श्रेयांश तभी ऊपर से नीचे आते हुए श्रेया को अपनी बाहों में लिए अपने हल्के कदम जमीन पर रखता है। इस समय उसकी आंखें आग उगलने लगी थी। श्रेया बेजान सी उसकी बाहों में पड़ी हुई थी। उसके हाथ नीचे झूल रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ, जिस पर पसीने की बूंदें उभरी हुई थी। उसके चेहरे पर भाव तो नहीं थे, किंतु दिल में भरे गुस्से की आग उसकी आंखों में धधक रही थी। उसने बिना कहीं और ध्यान दिए सबसे पहले श्रेया को ले जाकर वहीं एक जले हुए घर के चबूतरे की सीढ़ियों पर स्तंभ के सहारे बैठाते हुए धीरे से उसके गालों को छूकर कहा, श्रेया, हमने मना किया था ना कि बाहर मत जाना, लेकिन तुमने नहीं माना। काल के चेहरे पर अभी भी शांति थी। वो बस अपनी आंखों से शैतान मालिक को पहली दफा देखकर जांच कर रहा था, जिसके आने से वातावरण में इतनी परिवर्तन हो गया था। उसने खुद से ही कहा, सच में बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व बना रखा है इसने अपना। उत्तम थोड़ा डरा डरा हुआ था, किंतु कालके के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उत्तम ने वही हैरान खड़ी वैशाली का गला पकड़ लिया और अपनी तेज आवाज में कहा, देखो शैतान मालिक, तुम्हारे किए की सजा अब तक हम कितने लोगों को दे चुके हैं, और अब इसकी बारी जो तुम्हारी प्रेमिका की बहुत खास लगती है। इतना कहते ही उसने वैशाली का गला खूब कसकर दबा दिया। वैशाली हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसकी गर्दन पूरी तरह कसी हुई थी। उसके पैर हवा में झूलने लगे। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। उत्तम चेहरे पर बिना किसी भाव के शैतान मालिक की तरफ देखते हुए वैशाली की गर्दन पर पकड़ कसते ही जा रहा था। शैतान मालिक ने श्रेया को स्तंभ के सहारे बैठाते हुए उसके गालों को अपनी हथेली के पिछले उंगलियों से छूते हुए धीरे से कहा, श्रेया, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम कुछ समय में वापस तुम्हें ले चलेंगे। उसका स्वर बेहद ही धीमा किंतु कठोर और गुस्से भरा था। शैतान मालिक ने बिना उत्तम की तरफ देखे पीले रंग की एक शक्ति को अपने एक ही हाथ से उन दोनों की तरफ फेंका। वो शक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसका आकार बढ़ता जा रहा था। कालके इस शक्ति से परिचित था। वो तुरंत ही वहां से किनारे हट गया, लेकिन उत्तम को संभलने का मौका नहीं मिला। वो उस पीले रंग की शक्ति की चपेट में आ गया। उस शक्ति के लगते ही उत्तम बहुत तेजी के साथ पीछे उड़ गया और वैशाली उसके हाथों से छूटकर कुछ दूरी पर गिर गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी।
उत्तम को वो शक्ति इतनी तेजी से लगी थी कि वो उड़ते हुए एक जले हुए घर को पूरी तरह से तबाह करते हुए उसके बाहर निकल गया और दो स्तंभों को तोड़ते हुए जले हुए पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। श्रेयांश ने वैशाली को अपनी हवा की शक्ति की गति से श्रेया के पास खींचा। वैशाली झटके से श्रेया के बगल में आ गई। वो अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। श्रेयांश ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, ध्यान रखना श्रेया का। और फिर श्रेया को स्तंभ के सहारे सही से बैठाते हुए उन दोनों शैतानों की तरफ उड़कर सीधा उनके समक्ष जा पहुंचे। शैतान मालिक का एक हाथ पीछे और था। उनके जाते ही श्रेया एकदम से गिरने लगी, तो वैशाली ने किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए उन्हें संभाल कर सीधा बैठाया और खुद उन्हें सहारा देकर बैठ गई और अपने सामने दो दो शैतान मालिक को हैरानी से देखने लगी। वहीं अब तक पुरुषोत्तम, आयुक्त, सेनापति आयुष्मान सैनिकों की टुकड़ी के साथ उस बच्चे की मदद से उस स्थान तक पहुंच चुके थे। उन्हें भी यहाँ पर शोर शराबा सुनाई दिया, जिस कारण वश वह सभी भागते हुए इस तरफ आ गए। वे सभी अभी आगे बढ़ रहे थे कि दो दो शैतान मालिक को देखकर सभी अपने स्थान पर रुक गए और हैरानी से दोनों को देखने लगे। उत्तम फिर से बिना किसी चोट के उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए अपने एक पैर को जमीन पर रखकर एक लंबी छलांग लगाते हुए वापस कालके के पास पहुंच गया। दोनों एक जैसे शैतान एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। दोनों के चेहरा एक जैसा, रंग, रूप, पहनावा सब कुछ एक जैसा, किंतु दोनों के चेहरे और उनकी आंखों के भावों में जमीन आसमान का फर्क था। शैतान मालिक की आंखों में इस समय बेहद ही गुस्सा, चेहरे पर कठोर और गंभीर भाव। वही कालके की आंखों में एक अजीब सी चमक और होठों पर तिरछी मुस्कान। दोनों के बागे इधर उधर हवा के झोंकों के कारण लहरा रहे थे। अब मौसम पूरी तरह से बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले सायंकाल की प्रतीक्षा हो रही थी, वहां अब काले बादल आसमान में छा चुके थे। हवाओं का शोर बहुत तेज हो गया था। उत्तम कालके के बगल में खड़ा हुआ शैतान मालिक को देख रहा था। कालके न हंसते हुए कहा, बहुत खूब, वैसे बहुत ज्यादा फायदा उठाया तुमने हमारे शरीर का। उसकी इस बात पर श्रेयांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तम ने कहा, शैतान मालिक, देखो, मैंने कहा था हम अपना प्रतिशोध अवश्य लेंगे। देखो, आज वो घड़ी आ गई। तुम्हारी वजह से मैं बेमौत मरा था, परंतु कोई बात नहीं, तुम्हारे द्वारा दिए मृत्यु ने मुझे बहुत ही ताकतवर बना दिया और अब मैं इस रूप को पाकर बहुत ही खुश हूं। शैतान मालिक ने उसकी काया को ऊपर से नीचे तक बिना किसी भाव वाले चेहरे के साथ देखते हुए उनके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए, जिसे शायद ही किसी ने देखा, परंतु कालके यह नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने उसकी मुस्कुराहट पर अपनी भौहें चढ़ा ली और फिर हंसते हुए कहा, हा 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 हा, क्या बात है, क्या व्यक्तित्व है, मानना पड़ेगा, काफी शक्तिशाली प्रभाव बना रखा है तुमने अपना। जहां हमारे आने से वातावरण और किसी के हृदय में कोई भी डर, कोई भी भय उत्पन्न नहीं हुआ, वही तुम्हारे आने से यह वातावरण इतनी जल्दी परिवर्तित हो गया। हर किसी को तुमसे डर लगने लगा। कुछ तो बात है तुम में। उसकी बात पर श्रेयांश के होंठ और तिरछे हो गए। उसने उसे अपने गंभीर चेहरे के साथ और अपनी लाल आंखों से देखा और बिना एक भी शब्द कहे तुरंत ही उत्तम की गर्दन पकड़ ली। उसने अपनी कठोर और गहरी आवाज में दांत पीसते हुए कहा, बातें वही करते हैं जिनके पास बहुत समय होता है, किंतु हमारे पास तुम जैसे बेफिजूल के लोगों से लड़ने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं। शरीर उसका जो उसे संभाल सके। उसकी बात सुनकर कालके ने उत्तम की तरफ देखा, जो हवा में लटक रहा था, किंतु उसके चेहरे पर डर के कोई भाव नहीं थे। कालके ने हंसते हुए कहा, वक्त भी कैसे होगा। और फिर श्रेया की तरफ देखते हुए, तुम्हारी इतनी प्यारी सी प्रेमिका मूर्छित जो पड़ी है, वैसे एक शैतान के पास इतनी खूबसूरती शोभा नहीं देती। शैतानों को प्रेम और प्रेमिका शोभा नहीं देती। उनके पास तो स्त्रियां बस केवल वक्त बिताने के लिए होती हैं, क्योंकि प्रेम कमजोर बनाता है और कमजोरी शैतानों के पास अच्छी नहीं लगती। इससे आगे का कुछ भी कहता, अचानक ही उत्तम के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए छटपटाने लगता है। कालके हैरानी से उत्तम की तरफ देखता है। भला एक मरे हुए व्यक्ति को पीड़ा कैसे हो सकती है। शैतान मालिक उसे अपने एक हाथ से ऊपर उठाए हुए उसकी गर्दन को कसकर जकड़े हुए थे। उत्तम का सफेद चेहरा ऊपर उठता जा रहा था। उसकी खून जैसी लाल आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ उठती जा रही थी। शैतान मालिक ने जिस स्थान पर उत्तम का गला पकड़ रखा था, वो स्थान बुरी तरह से लाल और आग की लपटों की तरह जलने लगा। श्रेयांश ने अचानक ही उसे ऊपर उछाल दिया। उत्तम उड़ते हुए हवा में काफी ऊपर चला गया और फिर शैतान मालिक ने बिना वक्त गवाए अपने दोनों हाथों के इस्तेमाल से अपनी शक्ति का उपयोग कर हवा में ऊपर से नीचे आते उत्तम पर वार कर दिया,
जिससे उसकी आत्मा एक जोरदार धमाके के साथ आसमान में फैल गई और काला धुआं आसमान की कुछ दूरी पर छाने लगा, किंतु कुछ ही समय में वो धुआं गायब हो गया। कालके हैरान होकर आसमान की तरफ देखता रह गया, जहां कुछ ही क्षण में उत्तम की आत्मा पूरी तरह से नष्ट होकर टुकड़ों में बट गई थी। धमाका इतनी जोरदार था कि हर किसी के कान खड़े हो गए। सब 2 कदम पीछे हो गए। वैशाली, जो लगभग बेहोश होने वाली थी, वो धमाके की आवाज से होश में आ गई। अब कालके भी गुस्से में आ गया। उसने गुस्से से कहा, लगता है नरमी से बात करना तुम्हें भाया नहीं। श्रेयांश ने अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, शत्रु जब सामने हो तब वार करते हैं, बातें नहीं। कालके ने उसकी बात पर तुरंत ही अपने कदम पीछे सरकाते हुए एक नीले रंग की शक्ति को अपने दोनों हाथों को घुमाते हुए गोल आकार में बनाया और शैतान मालिक की ओर फेंक दिया। शैतान मालिक शक्ति के जवाब में कोई जवाबी कार्यवाही ना करते हुए तुरंत ही हवा की गति से सीधा उसके पीछे आ गया और कालके की फेंकी गई शक्ति जले हुए मकान पर जाकर लगी, जिससे वो मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। उस मकान की लकड़ियां उड़ते हुए चारों तरफ बिखर गई। एक एक बड़ी लकड़ी श्रेया और वैशाली की दिशा में जाने लगी। वैशाली ने अपने सामने से आ रही बड़ी से लकड़ी को देखा और तुरंत ही श्रेया के सामने आकर उसे अच्छे से धक लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेयांश ने बिना लकड़ी की तरफ ध्यान दिए अपनी शक्ति की मदद से उस लकड़ी को हवा में ही रोक दिया और वापस दूसरी तरफ फेंक दिया। कालके ने शैतान मालिक का श्रेया के प्रति संरक्षण का भाव देखकर शैतानियांत से मुस्कुराया और फिर गोल घूमते हुए हवा में उड़ गया और फिर अपनी शक्ति को श्रेया की तरफ फेंकते हुए जोर से हंसा। श्रेयांश तुरंत ही उड़ते हुए श्रेया के पास पहुंचा और इससे पहले कि वो शक्ति श्रेया के पास पहुंचती, श्रेयांश ने अपनी नीले रंग की शक्ति का उपयोग कर उसकी उस पीली शक्ति को हवा में ही नष्ट कर दिया। कालके के इस वार के कारण शैतान मालिक बहुत ही गुस्से में आ गए। उनके गले की नसें तन गई। उन्होंने अपनी मुट्ठी कस ली, जिससे वहां का वातावरण और भी सर्द और खतरनाक हो गया। काले बादल और भी गहरे हो गए, जिससे वहां अंधेरा साथ आने लगा। पुरुषोत्तम और बाकी के सैनिक, जो बस अवाक होकर अपने सामने चल रहे इस युद्ध को देख रहे थे, वे स्वतः ही लड़खड़ा गए। सेनापति आयुष्मान ने स्वयं को संभालते हुए श्रेया और वैशाली की तरफ भागे। सभी सैनिक उनके पीछे भागते हुए उन दोनों के सामने घेरा बनाकर खड़े हो गए। सभी सैनिक गोलाई में श्रेया और वैशाली को घेर कर खड़े थे और उनके सामने वे 3 बिल्कुल डटकर खड़े हुए थे, जैसे उन्हें इसके लिए पहले से ही तैयार किया गया हो। कालके अभी भी हवा में खड़े हुए गौर से श्रेयांश के चेहरे के भाव को देख रहा था, जो अब पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। उसने अपनी दूसरी शक्ति का उपयोग कर श्रेयांश पर वार करने के लिए अपने हाथ उठाए कि अचानक ही उसके हाथ हवा में रह गए। शैतान मालिक ना जाने कब उसके करीब आकर उसकी गर्दन पकड़ते हुए आसमान से जमीन की तरफ लाते हुए जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे कुछ पलों के लिए कालके की आंखें बंद हो गई, किंतु फिर उसने तुरंत ही अपने दाहिने हाथ से अपनी गर्दन पर पकड़े हुए हाथों पर वार किया। श्रेयांश के हाथ उसकी शक्तियों के वार से उसकी गर्दन से छूटे, किंतु शैतान मालिक ने फिर से उसकी गर्दन पकड़ ली और इस बार वो बहुत तेजी के साथ हवा के झोंके की तरह उन टूटे और जले हुए मकानों की से उसे लड़ाते हुए अंदर और अंदर ले जाते रहे। जैसे जैसे वे उस ले जा रहे थे, मकानों की जली हुई लकड़ियां उसकी पीठ से टकराकर एक साथ भरभरा कर पूरी तरह से टूटते हुए जमीन पर गिर रही थी। कालके को अब कुछ करने का अवसर नहीं मिल रहा था। उसका शरीर खून बहा रहा था, किंतु उसके चेहरे पर दर्द के नामो निशान नहीं थे। और जब वे सारे घर खत्म हो गए तो श्रेयांश उसे वैसे ही पकड़े हुए हवा में ऊपर ले गया और फिर ऊपर से एक जोरदार झटका दिया और अपनी नीली पीली शक्तियों के उपयोग से उसे जमीन पर पटक दिया। कालके बहुत तेजी के साथ जमीन पर गिरा। उसके गिरते ही जमीन में तुरंत ही टूट फूट हो गई। उसके मुंह से खून निकल आया। वो खांसते हुए उठकर बैठ गया। श्रेयांश फिर से उसके करीब आया और बिना उसे संभलने का मौका दिए अपनी पीले रंग की जादुई रस्सी को उसकी तरफ फेंका और उसको पूरी तरह से उसमें जकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब कालके अपनी किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। उसका शरीर पूरी तरह से उस पीले रंग की जादुई रस्सी से बंधा हुआ था। उस पीले रंग की रस्सी ने उसे हवा में ऊपर उठा रखा था और उसके काले रंग के शरीर को पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक जकड़ रखा था। उसका सिर्फ चेहरा खुला हुआ था। कालके चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। श्रेयांश उसके करीब आया और उसकी सवालों का जवाब देते हुए कहा, वो हमारी कमजोरी नहीं ताकत है। उसका दुखी होना हमें कमजोर बनाता है और उसकी सुरक्षा हमें ताकतवर बनाती है।
किसी दूसरे के कारण उसकी आंखों से निकले आंसू हमें इतना ताकतवर बनाती है कि वो आंसू देने वाला चाहे इंसान या फिर खुद, इन सब का भगवान कोई भी हमारे लिए मायने नहीं रखता। काल्के ने चिल्लाते हुए अपनी लाल और गुस्से भरी आंखों से कहा, ये शरीर हमारा है जिसका उपयोग कर तुम इतने ताकतवर हुए हो। ये शक्तियां हमारी है जिसका उपयोग कर तुम यहाँ राज कर रहे हो। इन पर अधिकार भी हमारा है जो उस अघोरी ने हमसे छीन कर तुम्हें दे दिया। उसकी बात सुनकर शैतान मालिक हल्के से हंसे और उनकी आंखों में उसकी हंसी उड़ाने वाले भाव आ गए। उन्होंने काल्के की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, ये शरीर तुम्हारा है, किंतु उस पर अब राज हमारा है। ये शक्तियां तुम्हारी थी, किंतु अब ये हमारी है, जिन्हें हमने उपयोग कर इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि तुम इसके करीब तक नहीं पहुंच सकते। और राज सिर्फ शक्तियों से नहीं होता, प्रभावशाली व्यक्तित्व और लोगों के हृदय में डर पैदा करने से होता है। उस अघोरी ने तुमसे कुछ भी नहीं छीना, बस तुमसे वो चीज दूर कर दी जिसके लायक तुम नहीं थे। काल्के उसकी बात सुनकर बहुत तेज चीखा और उसने अपनी शक्तियों और अपने शारीरिक बल से उस पीले रंग की जादुई रस्सी को नष्ट कर दिया। इससे पहले काल्के कुछ और कर पाता, श्रेयांश ने अपनी 5 रंगों वाली शक्ति का उपयोग किया और काल्के की तरफ फेंक दिया। 5 रंगों की शक्ति को अपनी तरफ आते देख काल्के हैरान रह गया। उसने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है, और एक जली हुई झोपड़ी को तोड़ते हुए उसमें घुस गया। और कुछ ही समय में बहुत झोपड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। उसके शरीर के चिथड़े उन 5 रंगों की शक्ति के साथ हवा में उड़ते हुए जमीन पर बिखर कर गिर गए। उसका किस्सा खत्म होते ही श्रेयांश ने बिना एक भी पल गवाए तुरंत ही श्रेया के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए 2 कदम चलने के पश्चात अदृश्य हो गया। शैतान मालिक के वहां से जाते ही माहौल शांत होने लगा। वो झोपड़ी जहां काल्के का अंत हुआ था, काला धुआं निकल रहा था। आयुक्त ने वैशाली को जल्दी से उठाया और बाकी सभी सैनिकों के साथ तुरंत है उस स्थान को छोड़ दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।